वरुण बजाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। वरुण बजाज जी, इस पूरे मामले पर मुझे याद जहन में आ रहा है, कल इस टाइम हम लोग इस बात को कवर कर रहे थे, हमारे सहयोगी, कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद जश्न मनाया जाने लगा, आतिशबाजी होने लगी और सुबह दोपहर यानी 12-1 बजे के बाद पूरी जो तस्वीर है वो पलट गई। क्या इस मामले में ऐसा कुछ अप्रत्याशित हुआ जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो बातें नहीं कही जानी चाहिए? So Dharamraj ji, this is a very good question. The answer to this is that in a criminal matter, अगर बेल ग्रांट होती है लोअर कोर्ट से, you always have a right to file a application before the higher court. जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट होती है, जो जिस केस में हुई, the accused also has a right to go to the district court to file a further bail application. तो बेल लॉ में कोई लिमिट नहीं होती, आप कितनी बारी बेल अप्लाई करें, और जो एजेंसी होती है उस पर भी कोई लिमिट नहीं होती कि वो कितनी बारी कोर्ट को अप्रोच करे. So this is a very ordinary situation in which the district court granted the bail and ED moved High Court immediately saying that इस पे स्टे लगा दिया जाए क्योंकि हमें वो ऑर्डर की रीजनिंग ठीक नहीं लगी और आप उस मैटर को डिटेल में सुनिए. तो वही हुआ है आज दिल्ली हाई कोर्ट में. इट इज नॉट कि वो ऑर्डर को डिसमिस किया गया है, कुछ किया हुआ है. उन्होंने स्टे लगा दिया उस ऑर्डर पे कि हमें इस ऑर्डर को इवैल्यूएट करने के लिए टाइम चाहिए, पर जब तक हम इस ऑर्डर को इवैल्यूएट कर रहे हैं तब तक ये स्टे लगा रहेगा और कोई भी रिलीज नहीं होएगा बेल पे. दैट इज द लीगल इंपैक्ट ऑफ दिस सिचुएशन. नहीं, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं सर. मैं इसके तकनीकी पहलू को समझना चाहता हूं. आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही गई कि जब लोअर कोर्ट के फैसले को अपलोड भी नहीं किया गया, वो उसका आदेश लोगों के बीच आया नहीं, उसके पहले ही जो एजेंसी है ईडी वो हाईकोर्ट जाती है, तो क्या इसमें कोई तकनीकी पेच है? क्या ऐसा होना नहीं चाहिए? इसमें कुछ अनप्रेसिडेंट हुआ है? So, इसमें प्रोसीजरली क्या रूल होता है दैट टिपिकली इफ यू फाइल एन एप्लीकेशन इन द हायर कोर्ट, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए होती है आपको लोअर कोर्ट के ऑर्डर की, जो टिपिकल आपका प्रोसीजर कोड कहता है. हैविंग सेड दैट, दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स में देयर इज अ प्रोसीजर दैट अगर आपको अर्जेंसी हो लिस्टिंग की, कई बार सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आने में टाइम लगता है, तो यू कैन मूव एन एप्लीकेशन ऑफ अर्जेंसी सीकिंग एन एग्जेम्पशन ऑफ ए सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑर्डर. एंड ईडी ने वो एप्लीकेशन मूव की थी जब ये पिटीशन मूव किया है, और कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशन वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी विदाउट द सर्टिफाइड ट्रू कॉपी. सो प्रैक्टिकली ये प्रोसीजर फॉलो हुआ है और ये कहीं मैटर्स में फॉलो किया जाता है. इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, बिकॉज कई बार तो यहां तो चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, कई बार जैसे अपील अगर स्टेट से सुप्रीम कोर्ट जा रही हो, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकालने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है. सो मेनी टाइम्स व्हाट वी डू प्रोसीजरली इज वी मूव एन एग्जेम्पशन एप्लीकेशन and seek the exemption from the court, but that discretion is with the court, and the court in this case has granted that exemption. So therefore this procedural limitation should not be construed in a manner that कि ये high court ने कोई extraordinary decision लिया है. This is a routine exemption which is granted by the high court in various matters, civil and criminal. ठीक है. So, आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुई है, वी वर आवर लॉ फर्म RSD बजाज वाज प्रेजेंट देयर. मैं आपको आर्ग्यूमेंट बताना चाह रहा हूं, उससे आपको विजिबिलिटी आ जाएगी कि दोनों तरफ बहस क्या हुई. सो दिल्ली हाई कोर्ट में पहला क्वेश्चन ये रेज किया गया ईडी की तरफ से दैट हमारे को वहां पे प्रॉपर सुनवाई नहीं मिली. पहला ग्राउंड उन्होंने ये लिया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. सेकेंड ग्राउंड उन्होंने ये लिया कि पलमा में देयर इज जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें ना ट्विन बेल कंडीशंस होती हैं, व्हिच इज बेसिकली एक्यूज को ये प्रूव करना होता है कि प्रेमा फसाई वो इनोसेंट है, और सेकेंडली उसको ये प्रूव करना होता है अगर उसको बेल मिलती है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन को हार्म कर सके. ये सेकेंड ग्राउंड था. थर्ड ग्राउंड उन्होंने जो कोट किया, ये रेलेवेंट जजमेंट कोट की वहां पे
कि इन्होंने दोनों ये एविडेंस एडवांस नहीं कर पाए। तो इसमें इन्होंने जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें एक स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जिन्होंने ऑर्डर दिया उसमें लिखा है कि जो ईडी की सबमिशंस है वो बड़ी वॉल्यूमिनस है और मेरे पास इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, या मेरे पास इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड सो मच। सो ईडी सेड कि अगर जो हम एविडेंस सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में, अगर वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है पहली बात तो, और उसके बाद ऑर्डर दे जा रहा है, तो वो इन इट सेल्फ इज नॉट गुड लॉ। ईडी की ये आर्ग्यूमेंट थी पहली। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनका ये कहना कि पल्मा की ट्विन बेल कंडीशंस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक पैरा कोट करके कहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एक्यूज टू प्रूव इट्स इनोसेंस प्राइमा फेसाई। तो वो कहते हैं कि जज का काम ये नहीं हो सकता कि वो जज करना कि जो लॉ एग्जिस्टिंग है कि वो डिफिकल्ट है या इजी। क्वेश्चन ये होना चाहिए ऑर्डर में कि ये कंप्लाई हुआ है नहीं ट्विन बेल कंडीशंस। तो और वो दोनों चीजों पे ये जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है इज बैड लॉ। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी इनका जो अरेस्ट एप्लीकेशन थी वो इन्होंने जो चैलेंज किया था, और वो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट हैड गिवन एन ऑर्डर व्हिच वाज इन फेवर ऑफ ईडी अर्लियर व्हेन ही गॉट अरेस्टेड, और मनु सिंघवी जी ने चैलेंज करवाया था अरेस्ट। दैट मैटर वाज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने वो भी कोर्ट किया। तो दिल्ली हाई कोर्ट को ये सारा तथ्य सुन के ये लगा कि हाँ, ईडी की कोई तो ग्राउंड वैलिड है, वरना वो कभी भी एक इंटरिम स्टे नहीं देते। आप समझिए, ये धारा स्टे क्या होता है? स्टे फाइनल डिसीजन नहीं होता। स्टे जो इंटरिम स्टे होता है उसका लीगल इंप्लीकेशन ये होता है कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ कानूनी दम है, तो आज की डेट पे हम उसको स्टे दे रहे हैं जब तक ये पूरा नहीं सुनाया जाता। तो ये जो टेक्निकल दो ग्राउंड्स रेज किए थे कोर्ट में, ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि ईडी कैसे स्टे ला पाई, किन ग्राउंड्स पे। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें उनकी भी आर्ग्यूमेंट्स थी ऑपोजिट, वो भी मैं शेयर कर सकता हूं अगर आपके पास टाइम हो। पीएमएलए के मामले में अम्मन लोअर कोर्ट जमानत देता नहीं। हाँ, मेरे सामने तो ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूं याद करने का कि कोई मुझे उदाहरण मिल जाए जहां पर पीएमएलए के मामले में लोअर कोर्ट किसी को जमानत दी है। क्या ऐसा क्योंकि जिस तरीके से वो कानून है पीएमएलए में जो नया संशोधन हुआ है अभी कुछ साल पहले, उसके बाद ये बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, और उसमें अमूमन हम ये देखते हैं कि पीएमए जो निचली अदालत होती है, इवन हाई कोर्ट भी बेल देने से बचता है। सुप्रीम जितने लोगों को बेल मिलता है पीएमएलए के मामले में हाई प्रोफाइल केसेस में, वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते आता है। बिल्कुल। सो आई थिंक ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है इज अ वेरी बोल्ड ऑर्डर और अनप्रेसिडेंटेड बोलूंगा मैं इसको क्योंकि कभी भी लोअर जुडिशरी पल्मा मैटर्स पे नॉर्मली देयर इज अ क्रिटिसिज्म, और ये सीजीआई का भी एक ऑब्जर्वेशन था दैट डिस्ट्रिक्ट लोअर जुडिशरी इज अवॉइडिंग टू गिव बेल्स इन द ऑर्डिनरी केसेस आल्सो। पल्मा तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का तो थ्रेशोल्ड और भी हायर है। एंड मैं आपको फर्क बताता हूँ। नॉर्मल केस में अगर क्रिमिनल केस हो, बर्डन ऑफ प्रूफ जिसे कहते हैं लॉ में, इज ऑन द पार्टी विच इज एलिजिंग की वायलेशन हुआ है, इट इज नॉट ऑन द एक्यूज्ड। कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि कौन प्रूव करे कोर्ट में कि किसने ऑफेंस किया है। पल्मा में क्या प्रॉब्लम आती है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एक्यूज्ड के दो, पल्मा के अंडर जैसे ट्विन बेल कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या होती है, जो एक्यूज्ड होता है उसको प्राइमा फेसाई केस प्रूव करना होता है कि मैं इनोसेंट हूं। जबकि नॉर्मल क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई जो केस कर रहा है उसको प्रूव करना पड़ता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है, तो प्रिजम्पशन बदल जाती है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एविडेंस एक्यूज को लाना पड़ता है। दूसरा कंडीशन ये होती है पल्मा में दैट अगर एक्यूज को ये भी शो करना पड़ता है कि अगर मुझे बेल मिल जाए तो मैं ऐसा कुछ कार्य नहीं करूंगा जो कि ईडी या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम और बाधा है। अब ये दोनों कंडीशन किसी भी एक्यूज्ड को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है लॉ में, कि बोल ये प्रूव करना कि मैं प्राइमा फेसाई इनोसेंट हूं। तो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या पल्मा मैटर्स में आपने देखा होगा जनरली भी बेल नहीं देता था। नाउ दिस इज अ प्रेसिडेंट, और मैं आपको आपके दर्शकों के लिए पैरा 33 और पैरा 34 बताना चाहूंगा इस ऑर्डर का, जो इस पॉइंट पे एड्रेस करता है।
उसने विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट किया है। उसमें उन्होंने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था पलमा में जिसमें बेल दी थी, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पलमा को क्रिटिसाइज किया था कि उसमें उन्होंने लिखा था दैट पलमा में बेल मिलनी बहुत मुश्किल है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने उस जजमेंट को कोट करके बोला कि इवन सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि पलमा में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो दैट इज व्हाई वी विल हैव टू इंटरप्रेट पलमा इन ए वेरी लिबरल फैशन। मतलब थोड़ा हमें एक्यूज के पॉइंट ऑफ से भी हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा पलमा। सो उन्होंने ये पहली बार किसी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज के मैंने इनोवेशन देखी है कि वो कहते हैं कि हमें पलमा को थोड़ा रिलैक्स तरीके से इंटरप्रेट करेगा। तभी एएसजी राजू व्हिच इज हु इज वन ऑफ द टॉप लॉयर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ईडी, उन्होंने हाईकोर्ट में पहली जो इसका काउंटर किया वो ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज की पावर्स ही नहीं है पलमा को इंटरप्रेट करने का लिबरली, वो तो जो लॉ है उसको पढ़े। तो उन्होंने वही ऑब्जेक्शन ली। पर मैं ये एक अच्छा लीगल डिबेट आएगा कि पलमा की ट्विन कंडीशन डिस्ट्रिक्ट जज इंटरप्रेट कर पाता है नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि इट इज ए वेरी बोल्ड ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। उन्होंने ये बोला है कि पलमा को रिलैक्स किया जाए और दोनों तरफ से देखा जाए। सो ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर है।